नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए पता है स्केल फैक्टर के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखिए स्केल फैक्टर में जब भी आपको ऐसे शब्द दिखाई पड़ जाए, स्केल फैक्टर है ना, ऐसा कुछ आपको एग्जाम में दिखाई पड़ जाए तो आप ये समझिए, बस सिंपल सी बात है, स्केल फैक्टर है ना। अगर वो लेंथ के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो लेंथ इज प्रोपोर्शनेट टू जो भी डायमेंशन होगी, डायमेंशन अब कुछ भी दे सकता है, रेडियस दे सकता है आपको, लेंथ दे सकता है, कुछ भी दे सकता है ना। तो ये जो भी डायमेंशन होगी, डायमेंशन डायमेंशन का मतलब लेंथ हो गया, रेडियस हो गया, हाइट हो गया, कुछ भी है ना, डायमेंशन की पावर 1। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, रुक जाओ। और अगर एरिया की बात कर रहा है तो जो भी डायमेंशन है, डायमेंशन की पावर 2, यहां फिर कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं लगता है, डायमेंशन की पावर 2। और वॉल्यूम की अगर वो बात करें तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनेट टू डायमेंशन की पावर 3। ये पावर्स कहां से आई हैं? अगर आपने क्लास 9th में यूक्लिड वाला चैप्टर पढ़ा हो, 1D 2D 3D से आया है ना। लेंथ 1D, एरिया 2D और वॉल्यूम 3D। तो लेंथ इज प्रोपोर्शनेट टू डायमेंशन की पावर 1 करना है आपको, एरिया इज प्रोपोर्शनेट टू डायमेंशन की पावर 2 और वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनेट टू डायमेंशन की पावर 3 आपको करना होता है स्केल फैक्टर वाले क्वेश्चंस में। अब देखिए रुक जाइए, बताता हूं मैं आपको। पहला सवाल, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा some concrete water tower have been built to supply water to the localities nearby. They are usually mounted with a cylindrical tank. A tower of the locality is 40 मीटर हाई, ठीक है ना। मैं डायग्राम बना लेता हूँ फर्स्ट वाला। देखिए ये टावर की हाइट आपको कितनी दी, मैं टावर आपका बना रहा हूँ, रुक जाओ, मैं टावर बना देता हूँ। ये ऐसा देखो, या रुक जाओ, टावर मैं बाद में बनाऊंगा, पहले आप ये देखो सवाल। देखो ये टावर की हाइट है ना, ये ग्राउंड है, ऐसे ये ग्राउंड है ऐसे, ठीक है। तो टावर की हाइट कितनी है? 40 मीटर, है ना। टावर की हाइट कितनी है? 40 मीटर, मतलब कैपिटल H, 40 मीटर। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि हाँ टावर की हाइट 40 मीटर है, ठीक है। अब सवाल पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था वाटर टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 25 मीटर, ठीक है। मतलब इसकी जो शेडो बनती है, जो टावर है इसकी जो शेडो बनती है, ये इस तरीके से, ये ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड है। इसकी जो शेडो बनती है, ये इसकी लेंथ कितनी है? द वाटर टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 25 मीटर। ये टावर है आपकी, मैं लिख देता हूं AB। AB क्या है? टावर है। और इसकी शेडो बनती है कितनी? 25 मीटर्स, है ना। ये शेडो है इसकी 25 मीटर्स। BC क्या है? शेडो है, टावर की शेडो है, ठीक। अब कह रहा है एट द सेम टाइम अ ट्री नियर इट्स कास्ट अ शेडो ऑफ 5 मीटर। मतलब सेम टाइम पे ही एक ट्री है, चलो ट्री को हम लोग ग्रीन कलर से बना लेते हैं। ये देखिए ये ट्री है इस तरीके से, है ना। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री इफ ट्री कास्ट अ शेडो ऑफ 5 मीटर, है ना। ये हमारे पास ट्री है, ये ग्रीन कलर से EF, ये ट्री ऐसे खड़ा हुआ है, और इसकी हाइट कितनी है? इसकी शेडो कितनी है? 5 मीटर। तो ट्री की शेडो कितनी है हमारे पास? 5 मीटर, है ना। EF और ये G और ये 5 मीटर। अब आपको क्लास में NCERT में भी पढ़ाया गया है क्या, कि जब भी एग्जाम में लिखा हो सेम टाइम, जब भी एग्जाम में क्या लिखा हो? सेम टाइम, ठीक है। तो क्या होता है बताओ? सेम टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है आपका। मतलब ये जितना एंगल है, ये जितना एंगल है, मान लो थीटा, उतना ही एंगल ये है। इसको तो हमने ज्वाइन ही नहीं किया, रुक जाओ ज्वाइन कर लेते हैं ए को सी से, है ना। तो एट द सेम टाइम जो ये एंगल है वही ये एंगल है। और उसके बाद आपको पता है टावर भी ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बना रहा है, और ट्री भी ग्राउंड के साथ, ये ट्री है ग्रीन कलर से मैंने क्या दिखाया है? ट्री। ट्री भी ग्राउंड के साथ कितना बना रहा है? 90 बना रहा है। बस अब जो पूछा है निकाल लीजिए। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। थीटा थीटा 90 90, एंगल एंगल से दोनों सिमिलर हो गए। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, triangle ABC, triangle ABC is similar to triangle EFG, EFG। और सिमिलर अगर हो ही गए हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल। मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? AB अपॉन EF इज इक्वल्स टू BC अपॉन FG इज इक्वल्स टू AC अपॉन EG, AC अपॉन EG, AC अपॉन EG। अब वैल्यू रखो, जो पूछा है वो निकाल लीजिए। आपको क्या निकालना है? EF निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री। AB कितना है? किसको इक्वेट करेंगे बताइए, अगर हमें क्या निकालना है?
EF, तो हम AB और क्या क्या पता है BC और FG, हाँ हम इसको इक्वेट कर देंगे तो बात हमारी बन जाएगी। चेक कर लो। तो इतना पोर्शन ले लीजिए, AB अपॉन EF, AB अपॉन EF इज इक्वल्स टू BC अपॉन FG। करेक्ट, रखिए वैल्यू। AB कितना है हमारे पास 40, तो AB रखा हमने कितना 40 डिवाइडेड बाय, मीटर्स में चल रहा है सब कुछ तो आंसर मीटर में ही आएगा। EF कितना है हमारे पास, EF हमें निकालना है। EF क्या है, हाइट ऑफ द ट्री, ये EF क्या है, हाइट ऑफ द ट्री है ना, इज इक्वल्स टू BC कितना है, BC क्या है 25, FG कितना है 5। अब सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकालिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहां से आ जाएगा EF इंटू 25 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 40। ठीक, ये 25 उधर डिवाइड करेगा तो EF आ जाएगा हमारे पास कितना 5 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 25 है ना। सॉल्व कर लीजिए, 5 1 5, 5 5 25, फिर 5 1 5 8 जा, तो EF मतलब हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ गई 8 मीटर्स। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो। अ वाटर टावर ऑफ द लोकेलिटी 40 मीटर हाई, मतलब समझो ये टावर 40 मीटर हाई है। टावर कुछ ऐसी है, टावर यहां से यहां तक है, ये 40 मीटर हाई है, लेकिन इसमें ये पिलर लगा हुआ है। ठीक है, पिलर भी है, मतलब मैं अगर डायग्राम बनाऊं टावर का, मैं खुद से बना रहा हूं, ध्यान से चेक कर लीजिए। देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, यहां पे टावर ऐसी, ऐसे। ठीक, ये टावर है और टावर की जो हाइट है कैपिटल H से मैं दिखा रहा हूं 40 मीटर। कहां से कहां तक, ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, ये ग्राउंड तक, ऐसे ये 40 मीटर है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें येलो कलर से मैं आपको पिलर्स दिखा रहा हूं, ये येलो कलर से, ये देखो ये पिलर्स है, और पिलर्स की हाइट कितनी है हमें नहीं पता है ना। येलो कलर से मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, पिलर्स। लिख देता हूं मैं, येलो कलर से क्या है, पिलर्स है। आप समझ रहे हो, पिलर की हाइट कुछ और होगी और टोटल टावर की हाइट कुछ और होगी। टोटल टावर की हाइट कितनी 40 मीटर, पिलर की हाइट हमें नहीं पता। अब देखो, अब वो क्या कह रहा है, स्केल मॉडल। जैसे स्केल मॉडल बोले आपसे तुरंत समझ आना है, स्केल फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। स्केल मॉडल का मतलब हो गया, ये तो क्या है एक्चुअल टावर है, ये एक्चुअल टावर या जो भी है वाटर टैंक है। अब इसका एक मॉडल तैयार किया गया छोटा सा, ये देखिए इसका एक छोटा सा मॉडल तैयार किया गया। तो जैसे ही छोटा सा ये मॉडल ऐसे करके तैयार किया गया, तो भाई एक्चुअल टैंक तो इतना बड़ा होगा, मॉडल प्लास्टिक का या किसी छोटा सा मॉडल तैयार किया गया होगा ना। तो लो ये मॉडल है, लिख लो इसमें नीचे मॉडल है, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये उसका मॉडल है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन पढ़ो, अ स्केल मॉडल ऑफ द वाटर टावर, मतलब ये वाटर टावर एक्चुअल वाटर टावर, ये असली में वाटर टावर ऐसा है, और ये मॉडल ऑफ वाटर टावर। कल भी हमने स्केल फैक्टर के क्वेश्चंस किए थे, याद है ना। स्केल मॉडल ऑफ द वाटर टावर ऑफ 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ध्यान से सुनिए, इसका हाइट कितना है 100 सेंटीमीटर, मतलब ये हाइट कितनी है यहां से यहां तक, टोटल 100 सेंटीमीटर इज क्रिएटेड। द हाइट ऑफ पिलर, मतलब येलो वाला पोर्शन कितना है, ध्यान सुनिएगा, ये येलो वाला पोर्शन कितना है, येलो वाला पोर्शन है हमारे पास 75 सेंटीमीटर, ऐसे। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिलर इन द एक्चुअल वाटर टैंक। ठीक है, एक्चुअल वाटर टैंक में हाइट ऑफ द पिलर कितनी है, मतलब सपोज स्मॉल h, तो ये स्मॉल h कितना है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, एक तरीके से सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा, एक तरीके से सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। भाई ये और ये फिगर क्या है, सिमिलर है, आप चेक कर लो, क्योंकि सिमिलर का मतलब क्या होता है, शेप एक जैसा, मतलब दिखने में एक जैसे होने चाहिए, साइज अलग अलग। वो एक्चुअल में तो बड़ा है, ये छोटा है, तो क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग डायमेंशंस का रेशियो क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर येलो वाला इसका लिया है मतलब, तो येलो वाला आपको इसका भी लेना पड़ेगा। मतलब ये देखो, दिस अपॉन दिस, मतलब पिलर की हाइट, किसकी पिलर की हाइट, वाटर की। समझ रहे हो बात को, इसमें वाटर टैंक की जो पिलर की हाइट है स्मॉल h,
इज इक्वल्स टू यहां पे जो येलो, मतलब समझ रहे हो ना, येलो का रेशियो येलो वाले के साथ, और यूनिट लिख लेना 75 सेंटीमीटर। फिर इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, व्हाइट वाले का रेशियो व्हाइट वाले के साथ। समझ रहे हो, जैसे ट्राइंगल में करते थे, जैसे ट्राइंगल में करते थे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल। तो व्हाइट वाला यहां पे कितना है 40, यूनिट लिख लेना मीटर, अपॉन में यहां पे व्हाइट वाला कितना है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। बताओ ये करना आया आपको, किसको फील आया बताओ, आपको सिमिलरिटी वाला फील आया? यहां पर कुछ नहीं करना है भाई, ट्रायंगल दिया रहता था, ट्रायंगल की जगह हमें ऐसा दे दिया कि भैया ये ऑब्जेक्ट है, इसका मॉडल, तो कुछ नहीं करना है, येलो वाला अपॉन येलो वाला इज इक्वल्स टू व्हाइट वाला अपॉन व्हाइट वाला। आया? अब सॉल्व कर लो। यूनिट देखिए, ये कटा, ठीक, और यहां से क्या आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू, देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ध्यान देना, और ये 75 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 100 तो था ही उधर, 40 बाय 100 में 75 जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये लीजिए। और यूनिट क्या बची, यूनिट क्या बची, ये वाला मीटर, देखो यूनिट में मीटर बच गया, और ऑब्वियसली ये जो h है, मतलब h येलो वाला h, ये वाला ए, ये वाला, ये वाला, मतलब जो एक्चुअल टैंक है उसके पिलर की हाइट है, ये मीटर में ही तो आएगी जो, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा होगा, मीटर में ही आएगा, है ना। और बता दूं ऐसे क्वेश्चन हमने कहां किए थे, क्लास 8 एनसीईआरटी बुक में दिए हुए ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 गया, ठीक। उसके बाद 5 इंटू कितना करोगे बताओ, 5 1 5, और यहाँ पे हो जाएगा 15, है ना, ठीक है। तो 5 से कैंसिल किया इसको, 5 2 जा, फिर 2 1 जा, 2 2 जा, फिर 2 इंटू 15 कितना हो गया 30। सो हाइट ऑफ द पिलर ऑफ एक्चुअल वाटर टैंक, एक्चुअल वाटर टैंक की जो हाइट ऑफ पिलर है वो कितनी है 30 मीटर से, 30 मीटर से। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, उसी में कंटिन्यूएशन में ये क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू, है ना। अगर आप ध्यान से चेक करें तो इस फिगर में देखिए एडी अपॉन डीबी अगर हम निकालें, एडी अपॉन डीबी अगर हम लोग निकालें तो वो एई अपॉन ईसी के इक्वल आ रहा है, ठीक। आ रहा है, चेक कर लो, बिल्कुल आ रहा है। ये देखो एडी अपॉन डीबी अगर हम लोग निकाल लें, कितना है, एडी कितना है 10 सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान रखना, डीबी कितना है 15 सेंटीमीटर, गया 5 2 जा 5 3 जा। सो एडी अपॉन डीबी भी कितना आ रहा है 2/5, और आप एई अपॉन ईसी भी निकाल लीजिए, एई अपॉन निकाल लो, एई अपॉन ईसी भी निकाल के देख लो भाई कितना आ रहा है। एई कितना है हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय ईसी कितना है हमारे पास 21, गया, और 7 से 7 2 जा 3 जा, तो भाई ये भी आ गया 2/3, बहुत सही, यानी कि दोनों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों 2/3 के इक्वल आ रहे हैं। चलो इससे क्या पता चला हमें, दिस इंप्लाइज, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का आप क्या करोगे कन्वर्स, तो अब हम बोल सकते हैं डीई इज पैरेलल टू बीसी, सिंपल सी बात है ना। दिस इंप्लाइज कि भाई डीई इज पैरेलल टू बीसी बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद अगर ये पैरेलल हो गया, ये देखिए डीई किसके पैरेलल हो गया, बीसी के पैरेलल हो गया, तो भाई ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, ए बी क्या है ट्रांसवर्सल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से जितना ये है उतना ही तो ये हो जाएगा 55, और एंगल ए बी सी उसने पूछा हुआ था, तो कितना आ गया 55, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखिए जरा, कह रहा फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 में, ये बताओ कि जितना ये एंगल होगा, मान लो थीटा है, तो भाई ये भी तो यही होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, थीटा थीटा, तो क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए? हाँ जी सर, देखिए ट्राइंगल, ट्राइंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, समझ गए, बाय एंगल एंगल कैसे भी कर लो, अरे भाई चेक करो ना, या बाय एंगल 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 लगा लो, ए दोनों में कॉमन है, छोटे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है ए, और बड़े वाले में भी आ रहा है, ठीक। उसके बाद इस छोटे वाले में ये 55 है, तो बड़े वाले में यहाँ पे 55 है, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर, और जब सिमिलर हो ही गए हैं तो हम क्या कर देंगे, कैसे हुआ सिमिलर, बाय एंगल एंगल, बाय या एंगल 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 बोल दो, एंगल एंगल बोल दो, बात सब सेम है ना, बाय एंगल एंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि AD अपॉन AB, देखिए AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC इज इक्वल्स टू AE अपॉन AB,
सॉरी AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। अब भाई जो पूछा है वो निकाल लीजिए। क्या पूछा उसने? DE अपॉन BC पूछा है, DE अपॉन BC का रेशो पूछा है। उसने हमसे क्या पूछा है? DE अपॉन BC का रेशियो पूछा है। D अपॉन BC कैसे मिलेगा? क्या हमें AD पता है? हाँ पता है। क्या हमें AB पता है? हाँ पता है। यहां से देख लो, हमें AD पता है 10, ठीक है, और हमें AB कितना पता है? ये AB कितना पता है? 10 प्लस 15 25। वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए। इस रेशियो को इक्वेट करेंगे, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC। अब वैल्यू रखो, आंसर निकालो। AD की जगह कितना रखोगे? 10 डिवाइडेड बाय AB की जगह कितना रखोगे? 25 इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC। 5 2 जा 5 5 जा, सो 2:5। DE अपॉन BC कितना आ गया? DE अपॉन BC कितना आ गया हमारे पास? 2:5, 2:5 है ना, या 2/5? क्या ऑप्शन में दिया है देख लेते हैं। 2/3 आ रहा है। कुछ गलती हमने करी है यहाँ पर, कुछ गलती हमने करी है। क्या गलती है? सर बुक में गलत दिया है, यस। ये बेटा मिसप्रिंट है, आप ठीक से करेक्ट कर लो इसको। 2/, क्या होना चाहिए? 2/5 है ना, इसको करेक्ट कर लो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 2/5। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कल से हमने स्केल फैक्टर के बहुत सारे सवाल किए हुए है ना। अब देखो फिर से स्केल फैक्टर का सवाल आ गया। स्केल फैक्टर क्या होता है आपका? स्केल फैक्टर क्या बताया था कल मैंने? स्केल फैक्टर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द मॉडल, जो भी मॉडल बनाया गया होगा। मॉडल कोई इमेज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय, मतलब लेंथ इन द मॉडल डिवाइडेड बाय लेंथ इन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। एक्चुअल ऑब्जेक्ट, यही आपका स्केल फैक्टर होता है। ठीक है, कल मैंने इसका मीनिंग भी आपको बताया था। तो आइए सवाल पढ़ते हैं। कह रहा मॉडल ऑफ बोट इज मेड ऑन द स्केल ऑफ 1:4। ये देखो, इन्होंने एक पैराग्राफ देके स्केल फैक्टर को डिफाइन भी किया है। स्केल फैक्टर क्या होता है? लेंथ इन द इमेज डिवाइडेड, लेंथ इन द इमेज का मतलब आप, मैं बता देता हूं थोड़ा सा। मान लीजिए हमारे पास, यहां पे समझा देता हूं, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई बोट है। अरे मान लो ये ऐसे करके कोई बोट वोट हमने बनाई है ना, ये ऐसे। अब इसकी टोटल लेंथ, ये एक्चुअल बोट है, तो इसकी टोटल लेंथ यहां कुछ होगी। ये क्या है? एक्चुअल बोट है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट है ये, असली में एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे? हम इसका एक मॉडल तैयार करेंगे। हम इसका एक मॉडल तैयार करेंगे। ये हो गया इसका मॉडल। ठीक, तो बस यही चीज होती है क्या, कि लेंथ इन द मॉडल, आप लेंथ इन द मॉडल बोलो या लेंथ इन द इमेज बोलो, बात सेम है, डिवाइडेड बाय लेंथ इन एक्चुअल ऑब्जेक्ट। यही स्केल फैक्टर होता है। ठीक, वही सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल का। क्या? ये देखो, ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, तो भाई मॉडल इसका छोटा बनाओगे ना, या तो उसकी फोटो खींच के इस तरीके से क्या करेंगे, मतलब दोनों के शेप क्या होंगे? सिमिलर, लेकिन साइज अलग अलग होगा। एक्चुअल ऑब्जेक्ट का लेंथ इतना, लेकिन उसी के सिमिलर जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो आपने मॉडल तैयार किया, उसकी लेंथ इतनी, बस ये मतलब होता है इसका। एग्जाम्पल भी दे देता हूं। जैसे आपके सवाल में स्केल फैक्टर कितना दिया? 1/4। तो इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाहते हैं कि लेंथ ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, स्केल फैक्टर कितना है? 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लो। मैं मीनिंग बता रहा हूं कि मीनिंग क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए तो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू 1, तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 इंटू लेंथ ऑफ मॉडल, 4 इंटू लेंथ इन मॉडल। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि देखो भाई, जो ऑब्जेक्ट में एक्चुअल लेंथ है वो मॉडल के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा है, ये कहना चाहते हैं। या दूसरे शब्दों में बोले तो मॉडल की जो ये वाली लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 1/4 है, ये इसका मतलब होता है। अब आइए क्वेश्चन में आते हैं। स्केल फैक्टर कितना है? 1/4। देखो लिखा जाता है लेंथ यहां पर,
हो वो कुछ भी सकता है, कोई भी डायमेंशन हो सकती है, मतलब विड्थ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सवाल पढ़िए, कह रहा है अ मॉडल ऑफ बोट इज मेड ऑन द स्केल फैक्टर ऑफ 1:4, द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, मतलब रुक जाओ, इसको मैं हटाता हूं, फिर यहां इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। पता है यहां पर इन्होंने, यहां पे हम लिख लेते हैं एक्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बातें करी जा रही, और यहां हम लिख लेते हैं मॉडल के बारे में क्या बातें करी जा रही। ठीक है, क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से पढ़ना। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब मॉडल की लेंथ कितनी है, 120 सेंटीमीटर। ठीक, आगे पढ़िए। द फुल साइज ऑफ द बोट, प्लीज ध्यान दें, द फुल साइज ऑफ द बोट हैज द विड्थ ऑफ, ध्यान से सुन लो, ये बोट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि एक्चुअल बोट का मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट, मॉडल तो है नहीं, पढ़ो। द फुल साइज ऑफ द बोट, बोट का मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी कि बोट की विड्थ दी हुई है, मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट की विड्थ दी हुई है। कितनी है एक्चुअल ऑब्जेक्ट की विड्थ, कितनी है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो कह रहा व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल, मतलब तो बताओ मॉडल में विड्थ कितनी होगी, ये बताओ मॉडल की विड्थ कितनी होगी, ये बताओ। सवाल समझ में आया? तो अब बच्चे बोलेंगे सर लेंथ, आप समझो मेरी बात को प्लीज, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट की जो बोट की जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, तो पता है आपको यहां लेंथ से मतलब नहीं है भाई, दो डायमेंशन होंगे ना बोर्ड में, एक लेंथ होगी एक विड्थ होगी। ये देखिए, ये बोर्ड की ये लेंथ है और इसकी चौड़ाई भी तो होगी कुछ, विड्थ कहां गया, ये लेंथ है और ये विड्थ है। तो वो लोग सवाल विड्थ के बारे में कर रहे हैं और लेंथ देके तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं, तो तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, तुम कॉन्सेप्ट यही लगाओगे क्या, तुम कॉन्सेप्ट यही लगाओगे। ठीक है, बस हमें कुछ नहीं करना है, 1/1:4 स्केल फैक्टर को लेते हुए लेंथ की जगह में विड्थ रखना है, बस खत्म। मतलब हम ये लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, हम ये लगाएंगे क्या, स्केल फैक्टर इज इक्वल्स टू, लेंथ की जगह विड्थ कर दो, बस दिक्कत क्या है। अरे भाई विड्थ भी तो लेंथ है एक तरीके की, है ना, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था डायमेंशन की पावर 1 पे डिपेंड करता है ना, लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइए। स्केल फैक्टर इज इक्वल टू, बस लेंथ की जगह दोनों की विड्थ लिख दो, तो ऊपर लिख देंगे हम लोग क्या, ऊपर लिखेंगे विड्थ ऑफ मॉडल, तो नीचे लिखेंगे हम लोग विड्थ ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अब सॉल्व कर लीजिए, स्केल फैक्टर कितना है 1/4, विड्थ इन द मॉडल, मॉडल की विड्थ निकालनी है, चेक कर लो भाई, पूछ रहा है ना व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल, स्केल मॉडल मतलब स्केल फैक्टर लेते हुए 1/4 का मॉडल में विड्थ कितनी रखी गई है ये बताइए। तो विड्थ इन द मॉडल ये निकालना है, डिवाइडेड बाय, ऐसे करके आप ना एक लाइन ड्रॉ करके ऑब्जेक्ट के बारे में लिख लिया करो और मॉडल के बारे में, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की विड्थ कितनी है 60 सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान दीजिए प्लीज। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस क्या करना है, इस 60 को इधर भेज दो बस, सिंपल। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बताओ, 1/4 इंटू 60, ये ऐसे 1/4 इंटू 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर पूरा इधर आएगा और बचेगा क्या, विड्थ ऑफ द मॉडल। तो क्या बचा, ये लीजिए आंसर आ गया, सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 1 4 इंटू 15, 15 इंटू 1 15, तो यहां से आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये आ गया क्या, विड्थ ऑफ द मॉडल। ऐसे हैंडल करेंगे इसको। अब इसी में एक चीज और मैं बता देता हूं, रुक जाओ एक सेकेंड। ठीक है, विड्थ ऑफ द मॉडल कितना आ रहा है हमारे पास 15, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए यहीं पे सवाल आपसे पूछा होता व्हाट इज द मॉडल की लेंथ देके रखा है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ बोट बोल देता, व्हाट इज द, ऐसे बोल देता आपको एग्जाम में, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बोट, बोट का मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, कैपिटल एल की वैल्यू बताओ। तब क्या करते, स्केल फैक्टर यही ले लेते, कहां सॉल्व करूं, संभाल लोगे बताओ, ये लगा देते, क्या हो जाता 1/4 इज इक्वल्स टू लेंथ इन द मॉडल, मॉडल में लेंथ कितनी 120 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय लेंथ एक्चुअल ऑब्जेक्ट की, यानी कि कैपिटल एल की वैल्यू निकालो, मतलब एक्चुअल बोट की लेंथ कितनी होगी, ये एक्चुअल बोट की लेंथ कितनी होगी, तो कैपिटल एल निकालो, निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एल इंटू 1 एल
तो कैपिटल L इज इक्वल्स टू 4 इंटू 120 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 120 सेंटीमीटर है ना। तो एक्चुअल लेंथ आ जाती है कितनी, 12 चौके कितना 48, 480 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल या तो ये ऑप्शन में दिया होता और या तो ये दिया होता। 480 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 100 से डिवाइड करके मीटर में, क्योंकि बोट जब आप खरीदने जाओगे असली वाली तो भाई मीटर में ही तो लेंथ होती है उसकी, है ना। ये गया तो 4.8 मीटर, ये एक्चुअल लेंथ आ गई ऑप्शन में, समझ गए ऐसे। और एक बात और बता दूं आपको, एग्जाम में क्या करेगा वो, 480 सेंटीमीटर भी एग्जाम में दिया रहेगा, मतलब पूछेगा आपसे विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल, मतलब मॉडल की विड्थ पूछेगा, लेकिन ऑप्शन में आपको 480 भी दिया रहेगा। बच्चे ये वाली गलती कर देंगे, रट के जाएंगे 1/4 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट, और एक्चुअल ऑब्जेक्ट की लेंथ निकाल के आ जाएंगे। 480 भी दिया रहेगा वहां एग्जाम में, और आपको जो है विड्थ भी दिया रहेगा एग्जाम में। आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अभी तो लेंथ मैंने निकाल के बताया, मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछो पढ़ो एग्जाम में कि पूछ क्या रहा है। विड्थ जब पूछा है भाई तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विड्थ ऑफ द मॉडल, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ टू सिमिलर ट्रायंगल हैव द स्केल फैक्टर ऑफ ए टू बी, मतलब इसमें आपको परेशान नहीं होना है। मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं, एक ये ट्रायंगल रहा हमारे पास, ठीक है, और इसी के सिमिलर एक ये ट्रायंगल रहा, ये लीजिए ए ऐसे, ठीक। नाम रख देते हैं इसका, इसका नाम है ट्रायंगल ए बी सी, और इसका ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल पी क्यू आर। दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो गिवन क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, एक सेकेंड, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, है ना। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हमें दिए, कह रहा है ना दो ट्रायंगल सिमिलर है, हमने ले लिया, कह रहा है स्केल फैक्टर इतना है। इसका क्या मतलब है, सुन लो ध्यान से, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, मतलब वो हमें ये देना चाहता है, ए बी इज टू पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी इज टू क्यू आर, भाई करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल ए सी इज टू पी आर। ये तो कर लेते हो ना, ए बी इज टू पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी इज टू क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी इज टू पी आर, ए सी इज टू पी आर। और ये जो रेशियो है स्केल फैक्टर का मतलब ही यही हो गया कि ये रेशियो हमें दिया हुआ है, ये रेशियो हमें कितना दिया है, ए टू बी, जहां पर स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है को प्राइम नंबर है, ए और बी क्या है, कोई रियल नंबर है, ए और बी रियल नंबर है, और ए और बी को प्राइम है, को प्राइम मतलब इनका कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना, ए टू बी। तो ये वैल्यू आपको दी, स्केल फैक्टर का मतलब ये होता है, ठीक। अब आइए इसका मतलब क्या होता है, मैंने पीछे समझा दिया एक्चुअल में, है ना भाई, सब हमने क्लास में पढ़ा बेटा। इसका ये मतलब होता है कि अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, ये उधर जाएगा, तो ए सी की जो लेंथ होगी वो ए बाई बी टाइम्स पी आर हो जाएगी, ये मतलब होता है। इसी तरीके से इसको लोगे अगर, तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बाई बी, क्यू आर को उधर भेजोगे तो इसका मतलब बी सी की जो लेंथ होगी वो ए बाई बी टाइम्स क्यू आर हो जाएगी, ये इसका मीनिंग होता है स्केल फैक्टर का। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, अब वो हमसे कह रहा है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू सिमिलर ट्रायंगल इज करेक्ट, है ना। चलो देखते हैं, कह रहा द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज, पेरीमीटर की बात क्या ही करोगे आप, पेरीमीटर की बात क्या ही कर लोगे आप, है ना। ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा नहीं है, और वैसे भी अगर आप पेरीमीटर अगर आप निकालना चाहो तो क्या ही आप कर लोगे, ध्यान जरा चेक करो, देखो क्या कर लोगे बताओ, निकाल के देख लो, और क्या बताऊं, ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बाय बी, है ना। तो ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए, किसके टर्म्स में, ऐसा कुछ। फिर देखते हैं क्या होता है, पेरीमीटर पेरीमीटर भी खेल लो भाई, क्या हो गया, ये देखो बी सी बाय क्यू आर ए बाय बी, बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बाय बी, तो यहां से बी सी की लेंथ निकाल लो, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर इधर चलाएगा तो ए बाय बी टाइम्स क्यू आर। उसके बाद फिर ए सी बाय पी आर इज इक्वल्स टू ए बाय बी, ए सी बाय पी आर इज इक्वल्स टू ए बाय बी, इसको उधर भेजो तो ए सी इज इक्वल्स टू ए बाय बी टाइम्स पी आर। ये तीन इक्वेशन आ गई, अब दोनों का पेरीमीटर निकाल लीजिए। ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी का रेशियो निकालिए किसके साथ, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल पीक्यूआर के साथ।
पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स का लेंथ का सम। तो एबीसी का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी का ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, तीनों साइड्स का लेंथ का सम डिवाइडेड बाय ट्रायंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पी क्यू, तीनों साइड्स का सम करना है बस आपको, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। अब वैल्यू रखो, आंसर निकालो, देखो कितना आ रहा है। ए बी की जगह क्या रखोगे बताओ, ए बाय बी पी क्यू, ए बी की जगह ए बाय बी इंटू पी क्यू प्लस बी सी की जगह ए बाय बी इंटू क्यू आर और प्लस ए सी की जगह क्या रखोगे, ए बाय बी इंटू पी आर डिवाइडेड बाय नीचे ऐसे ही रहने दो, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ठीक, चलो अब देखो ऊपर से क्या कॉमन आएगा, ए बाय बी ए बाय बी ए बाय बी, तो ए बाय बी कॉमन आ रहा है ऊपर से, न्यूमरेटर में ए बाय बी कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताइए, पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस पी आर डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ये कट जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर से ये पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर कटा और आंसर कितना आया, ए बाय बी। यानी कि यहां से एक बार और हम सीख गए, एक बात और सीख गए, दो ट्राइंगल्स का जो स्केल फैक्टर दिया रहता है ना, दो ट्राइंगल का जो स्केल फैक्टर दिया रहता है ना, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो उनके पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होता है। ये देखो, ये हमने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं थ्योरम में, ये देखो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो वही उनके पेरीमीटर का रेशियो है। पेरीमीटर का रेशियो भी कितना आ रहा है, ए टू बी, तो पेरीमीटर का रेशियो ए टू बी आ रहा है, ना कि कितना आ रहा है, ये बात गलत हो गई, ऑप्शन ए इज गलत है ना, क्योंकि पेरीमीटर का रेशियो 3a:b आ रहा है, जबकि a:b आ रहा है। देयर ऑल्टीट्यूड हैव द रेशियो a:b, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, हमने क्या किया, ए से सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ध्यान से सुन लो, जिसको लिखना हो लिख लो, मैं बोल दे रहा हूं, एडी इज ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल है ना, क्योंकि एडी ऑल्टीट्यूड का मतलब सामने 90 बना रहा है। अब सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे ऐसा जरूरी नहीं है ना, ऑल्टीट्यूड का मतलब बस सामने 90 बना रहा है। और यहां से अगर आप देखोगे तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू दिस क्यू आर और लेट अस से दिस पॉइंट इज ई। ठीक, अब आप देखिए ऑल्टीट्यूड का रेशियो मांगा है, यानी कि उसने एडी इज टू पीई आपसे मांगा है, एडी इज टू पीई ये आपसे मांगा है ना। देखते हैं कैसे करोगे, बहुत आसान है। देखिए आप मुझे ये बताओ कि दोनों बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर थे, कौन से, ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर थे, ये देखो देख लो आराम से, ए बी सी और पी क्यू आर अगर सिमिलर थे तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये वाला पिंक वाला इसके इक्वल हो जाएगा। अब ट्रायंगल वापस से कंप्लीट कर लीजिए, ए को डी से ज्वाइन किया, पी को ई से ज्वाइन किया, अब आप देख लो ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीई आर, क्यों, एंगल से, बाय एंगल सिमिलरिटी, क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करिए भाई, ये 90 हाँ कंस्ट्रक्शन से, ये 90 हाँ ठीक है, और इधर से ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्योंकि दोनों बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर क्या थे, सिमिलर थे, तो भाई एंगल से दोनों सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो ही गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर दीजिए, मतलब एडी अपॉन पीई इज इक्वल्स टू डीसी अपॉन ई आर इज इक्वल्स टू एसी अपॉन पी आर, ये इस तरीके से। ठीक, अब वैल्यू रखो, आंसर निकालो। एक काम कर सकते हो आप, यस क्या निकालना है हमें एडी अपॉन पीई निकालना है ना, एडी अपॉन पीई निकालना है ना, तो आप इन दोनों को इक्वेट करो, आपकी बात बन जाएगी, इन दोनों को इक्वेट करो, बीच वाले को गायब कर दो, इससे कोई मतलब हमारा नहीं है। एडी अपॉन क्यों नहीं है अभी पता चल जाएगा, एडी अपॉन पीई आपको निकालना है और एसी अपॉन पी आर आपको पता है, चेक कर लो यहाँ से, एसी अपॉन पी आर आपको एस टू भी पता है ना, एसी अपॉन पी आर, एसी अपॉन पी आर, और एसी अपॉन पी आर है कितना, ए बाय बी, यानी कि एडी अपॉन पीई कितना आ गया, एडी अपॉन पीई कितना आ गया, एस टू बी। तो ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो भी किसके इक्वल होता है, मतलब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशियो भी स्केल फैक्टर एस टू बी के इक्वल होगा, उनके ऑल्टीट्यूड का रेशियो भी उनका ऑल्टीट्यूड का रेशियो भी स्केल फैक्टर के इक्वल होगा, एस टू बी के इक्वल होगा, है ना। तो ये सही, अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। मीडियन हैव द रेशियो, निकालना हो तो निकाल लो, मीडियन हैव द रेशियो,
मीडियन का मतलब सामने वाले साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, है ना। ए बी सी पी क्यू आर, तो इसका मीडियन ये रहा। अब सामने परपेंडिकुलर मत ले लेना, और इसका मीडियन ये रहा। M is the midpoint of BC and N is the midpoint of QR। अब मिड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि PN इसका मीडियन है। मीडियन मतलब सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो N is the midpoint of QR and M is the midpoint of BC। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मीडियन का रेशियो। तो AM और PN ये मीडियन है, इनका रेशियो निकालिए और देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए कितना आ रहा है मीडियन का रेशियो। कैसे निकालोगे, अब देखो जरा। दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमें दिया हुआ था। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल था AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BC बाय QR इज इक्वल्स टू AC बाय PR, है ना। दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल था और A बाय B के इक्वल था वो, है ना। अब हम एक काम करते हैं, क्या दोनों ट्रायंगल अगर हमारे पास सिमिलर थे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। अब यहां से एक रिलेशन निकालिए। ऐसे क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में किए होंगे। देखिए इस रेशियो को जरा इक्वेट करिए। BC अपॉन क्यू आर AC अपॉन PR के इक्वल हो सकता है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, BC को हाफ करेंगे और इधर से QR को हाफ करेंगे। मतलब न्यूमरेटर में भी 2 से डिवाइड लगाया और डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड। भाई 2 से 2 कटेगा, वापस वही आएगा BC अपॉन QR। तो हमने क्या किया, ऊपर भी हाफ किया नीचे भी हाफ किया। इससे क्या फायदा है, BC का हाफ कितना है बताओ, CM, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो BC का हाफ कितना है, BC बाई 2 की जगह CM लिखोगे, CM डिवाइडेड बाय QR अपॉन हाफ, QR अपॉन हाफ, QR बाई 2। QR का हाफ कितना हो जाएगा, RN। तो नीचे लिखा RN इज इक्वल्स टू AC बाय PR। अब आप देख लो इन दोनों ट्रायंगल में, देखो ये वाला, एक ये वाला यानी कि AMC और एक ये वाला PNR, ये दोनों भी सिमिलर हो गए। क्यों, मैं लिख देता हूं, ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। क्यों हो गए, साइड एंगल साइड से। चेक कर लो, साइड एंगल साइड का मतलब इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। ये देखो ये एंगल इक्वल है, और इस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, यानी कि MC अपॉन NR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। MC अपॉन NR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। तो साइड एंगल साइड से दोनों सिमिलर, बस अब क्या है। और वैसे भी सिमिलर इमिलर दिखाने की जरूरत थी नहीं आपको, जब आप यहां तक पहुंच गए। तो ये देखिए जब ये आ गया आपके पास, भाई ये रिलेशन जब आपके पास आ गया कि मीडियन का जो रेशियो वो AC अपॉन PR के इक्वल है, और AC अपॉन PR किसके इक्वल था, A बाय B। इसका मतलब कि मीडियन का जो रेशियो है वो A बाय B ही है। तो CM अपॉन, ओ सॉरी आई एम सॉरी, ठीक है, हमें मीडियन का रेशियो चाहिए ना, AM बाय PN, है ना। तो हमें दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। जैसे ही कर दिया तो बस अब आप चेक कर लो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, AM बाय PN इज इक्वल्स टू MC बाय, ये NR लिखा हुआ है, NR इज इक्वल्स टू AC बाय PR। AC बाय PR, अब AC बाय PR कितना है, A बाय B। तो मीडियन का रेशियो भी आ गया, ये देखो AM बाय PN, AM बाय PN भी कितना आ गया, A बाय B। तो AM बाय PN भी कितना आ गया। वैसे ये सब एग्जाम में चेक नहीं करना है, ये सब बातें आपको याद होनी पड़ेंगी, है ना, कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, उनके करस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो इक्वल होगा, उनके करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो इक्वल होगा, उनके करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर का रेशियो इक्वल होगा। और ये जो इक्वल होगा रेशियो, ये किसके इक्वल होगा, स्केल फैक्टर के इक्वल होगा। मतलब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो भी रेशियो होगा वही उनके मीडियन का भी रेशियो होगा, वही उनके ऑल्टीट्यूड का भी रेशियो होगा, वही उनके पेरीमीटर का भी रेशियो होगा। ठीक है, ये बस मैंने आपको करके दिखा दिया। तो ये ऑप्शन होगा नहीं, बिकॉज एज टू बी आना चाहिए था। अब देयर एंगल बाइसेक्टर आर इन द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है ना। बस अब ऑप्शन आपको मिल गया, अब चेक करने की जरूरत नहीं। और एंगल बाइसेक्टर वाला आपने शायद आई थिंक एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, है ना। एंगल बाइसेक्टर वाला आपने एनसीईआरटी में शायद पढ़ा होगा। एंगल बाइसेक्टर का रेशियो अगर आपको निकालना है तो आप जल्दी से देख सकते हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल था। अब इनके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करिए, ये ऐसे और ये ऐसे,
ये हो गया m और ये हो गया n, ठीक है। तो अब कोई भी दो ट्राइंगल ले लीजिए, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों भी तो सिमिलर हो गए, तो हो तो गया, ठीक है। वापस से उनके एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल आ जाएगा ना, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्यों, क्योंकि दोनों बड़े वाले ट्राइंगल क्या थे, सिमिलर थे। ABC किसके सिमिलर था, PQR के। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल, और अभी अभी आपने बोला एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब ये फुल एंगल अगर इसके इक्वल था तो हाफ हाफ भी इक्वल हो गए, मतलब ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो गया। और अब देख लो दो एंगल इक्वल, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो बाय एंगल एंगल से दोनों सिमिलर, मतलब बाय एंगल एंगल से ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, ठीक। और सिमिलर हो ही गए, एंगल एंगल से हुए हैं, चेक कर लो, बाय एंगल एंगल, और सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा, मतलब आप समझ रहे हो, यहां से देख लो AM बाय PN इज इक्वल्स टू MC बाय NR इज इक्वल्स टू AC बाय PR, है ना। और AC बाय PR दिया कितना था आपको, A बाय B, तो बस खत्म। अब आप चेक कर सकते हो कि MC बाय NR भी किसके इक्वल आ गया, MC बाय NR भी किसके इक्वल आ गया, A बाय B के, यानी कि MC और NR क्या थे, एंगल बाइसेक्टर थे। ये MC क्या था, एंगल बाइसेक्टर था, NR क्या था, एंगल बाइसेक्टर था। तो एंगल बाइसेक्टर का भी रेशियो कितना आ गया, A/B के इक्वल। मतलब इस क्वेश्चन में आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके पेरीमीटर का जो रेशियो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल, उनका जो मीडियन का रेशियो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल, उनका ऑल्टीट्यूड जो होगा वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। ये सारा हमने रिवाइज भी कर लिया और प्रूफ भी कर लिया। तो इन्होंने हमसे जो बोला है देयर एंगल बाइसेक्टर आर इन द रेशियो A² B², गलत, A/B। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। एक ये आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, ये देखिए, ये ट्री की हाइट है और ये इसकी शेडो है, ठीक। फिर ये स्टिक है और ये इसकी शेडो एट द सेम टाइम। अब सवाल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, शेडो ऑफ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग, मतलब ये देखिए ये 5 मीटर लॉन्ग है, ये 90, इधर से ये 90 सेम टाइम पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो ये होगा वो ये होगा, यानी कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो स्टिक ऑफ 5 मीटर लॉन्ग, शेडो ऑफ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर, तो इसकी शेडो कितनी है, स्टिक 5 मीटर 2 मीटर। एट द सेम टाइम द शेडो ऑफ द ट्री इज, द शेडो ऑफ द ट्री, और ट्री के बारे में बताया 12.5 मीटर हाई है, तो ट्री 12.5 मीटर हाई है और इसकी शेडो हमें बतानी। तो बहुत साफ साफ आप देख सकते हो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो 12.5 अपॉन 5 करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर रहे हैं भाई, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस, मतलब BC, और BC हमें निकालना है, मतलब हमें ट्री की शेडो निकालनी, अपॉन QR कितना है 2। सॉल्व कर लीजिए, BC कितना हो जाएगा यहाँ से, 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 2 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 5, 2 इंटू 12.5 कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 वन 5 5 द, सो द आंसर इज 5 मीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे हम करेंगे। और कोई सवाल बचा क्या, नहीं। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाइए।